आज की कहानी है गरम लोहा। अपूर्व और बच्चों को मेरी टांग खींचने का अच्छा मौका मिल गया। सबसे पहले छोटे बेटे ऋतिक ने मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा, लाओ मम्मा, मैं नानी को फोन करके बता देता हूँ कि आप मामा की शादी में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि आपने भीष्म प्रतिज्ञा की है कि आप हम लोगों के साथ अब कहीं नहीं जाओगी। ऋतिक की बात पूरी होते ही अपूर्व ने उसके हाथ से फोन लेते हुए कहा, अरे बेटा, मेरे होते हुए तुम नानी से बात करो, यह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लाओ फोन मुझे दो, मैं नानी को ठीक से समझा देता हूँ कि वे साले साहब की शादी की सारी तैयारी अकेले ही कर लें, क्योंकि उनकी लाडली ने कहीं भी न जाने की प्रतिज्ञा ली है। मेरे दिमाग के गर्म पारे पर माँ के फोन से पानी की जो ठंडी फुहार पड़ी थी, वह पुनः इन लोगों की चुहलबाजी से ज्वलंत होने लगी। हुआ यूं था कि शिमला में एक सप्ताह तक छुट्टियां बिताकर हम बस घंटा भर पहले ही घर आए थे। घर में घुसते ही अपूर्व और बच्चे एसी और टीवी ऑन करके बैठ गए और फिर एक एक करके फरमाइशें शुरू कर दी। बबीता, फटाफट एक कप चाय पिलाओ, होटल की चाय पीकर मन खराब हुआ पड़ा है। मम्मा प्लीज साथ में प्याज के पकौड़े भी बना देना। रास्ते में कहीं पकौड़े बन रहे थे, उनकी महक मेरी नाक में ऐसी समाई कि मैंने वहीं तय कर लिया था कि घर पहुंचकर सबसे पहले मम्मा से पकौड़े बनवाऊंगा। बड़े बेटे गौरव ने अपनी इच्छा जताई। मम्मा, आपने मुझसे वादा किया था कि घर पहुंचते ही मुझे नूडल्स खिलाओगी। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, फटाफट अपना वादा पूरा करो। छोटे बेटे ऋतिक ने भी उन दोनों के सुर में सुर मिलाया। मेरे कानों में उन तीनों की बातें पड़ तो रही थी, पर ध्यान घर में बिखरे काम पर था। बालकनी में सप्ताह भर के पेपर्स के बंडल बिखरे पड़े थे, जिन्हें हमारी गैर मौजूदगी में भी पेपर वाला डालता गया था, क्योंकि उसे हम मना करना भूल गए थे। उन्हें उठाकर खोलकर अलमारी में रखना था। सामने और पीछे दोनों तरफ की बालकनियों के गमले के पौधे एक सप्ताह में पानी के अभाव में झुलस से गए थे। उनमें पानी डालना था। घर में इतनी धूल दिखने लगी कि फर्श पर चप्पलों के निशान बन रहे थे। काम वाली तो कल सुबह ही आएगी, अतः झाड़ू पोछा भी करना ही पड़ेगा। सारे कमरों की बेडशीटें बदलनी है। किचन समेत पूरे घर की डस्टिंग करनी पड़ेगी। सूटकेस और बैग्स को खाली करके धूप दिखाकर ऊपर की अलमारी में रखना है। सबसे बढ़कर तो गंदे कपड़ों के अंबार से निपटना है। कपड़े मशीन में धुलने डालने हैं, धुलने के बाद सूखने डालना और फिर सूखने के बाद उठाकर अंदर लाने हैं। इस सब के अलावा सप्ताह भर बाहर का खाना खाकर ऊब चुके अपूर्व और बच्चों की दिली तमन्ना कि आज घर का बना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, बिना कहे ही मैं समझ रही थी। 2-4 दिन के लिए भी घर छोड़कर कहीं चले जाओ तो आने के बाद काम का अंबार देखकर मन इतना घबरा जाता है कि ये सोचने लग जाती हूँ कि गई ही क्यों। अपूर्व और बच्चे तो बस सूटकेस और बैग्स को घर के अंदर पहुंचाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। उन्हें किसी और काम से मतलब नहीं रह जाता। मैं अकेली सारे काम निपटाते निपटाते अधमरी हो जाती हूँ। अपूर्व और बच्चे तो अपनी अपनी फरमाइशें मुझे सुनाकर टीवी के सामने बैठ गए और मैं किचन में खड़ी सोचने लगी कि कहाँ से काम शुरू करूं। मुझे पता था कि जब तक तीनों को खाने पीने की फरमाइश पूरी नहीं कर दूंगी, तब तक ये शोर मचाते रहेंगे और मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाऊंगी। हालांकि लंबे सफ़र से आने के बाद नहाए बिना कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, पर नहाने का इरादा त्याग कर जल्दी जल्दी प्याज काटने में जुट गई। गैस पर एक तरफ 2 कप चाय चढ़ा दी और दूसरी तरफ भगोने में नूडल्स बनने रख दी। तीसरे आंच पर कढ़ाई में तेल गर्म होते ही फटाफट पकौड़े तलकर सामान ट्रे में लगाकर उनके पास पहुंच गई। सबके साथ खुद भी सफ़र की थकान कम करने के इरादे से बैठकर मैंने भी चाय पी और उसके बाद पल्लू कमर में ठूसकर काम निपटाने उठ गई। सोचा सबसे पहले कपड़ों को मशीन में डाल दूं। मशीन में कपड़े अपने आप धुलते रहेंगे और मैं उस दौरान दूसरे काम करती रहूंगी। मशीन लगाने के नाम पर मुझे पानी का ख्याल आया कि पता नहीं टंकी में पानी कितना है, पर जब मैंने ऋतिक से कहा कि जाकर देख कर आ कि टंकी में पानी कितना है ताकि मैं अपना काम उसी हिसाब से शुरू करूं, तो वह मुंह तक चादर ओढ़कर सो गया और अपने बड़े भाई की ओर इशारा करके मुझे सलाह दे डाली कि इसे भेज दो। उसकी हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से बाहर निकल आई।
गौरव ने शायद मेरी नाराजगी को महसूस कर लिया, अतः उसने बिना मेरे कुछ कहे ही उठते हुए कहा, मम्मा मैं देख कर आता हूँ। शुक्र है किसी को तो दया आई मुझ पर। सोचते हुए मैंने सूटकेस और बैग खाली करना शुरू कर दिए। मम्मा, टंकी पूरी भरी हुई है। अब प्लीज कम से कम 1 घंटे तक आप मुझसे कोई काम करने को मत कहिएगा। कहते हुए वह फिर से टीवी के सामने बैठ गया। मैं अकेली इतने सारे कामों को लेकर परेशान हो रही हूँ, पर मेरे पति और बच्चों को इसकी कोई परवाह नहीं है। कोई झूठ मूठ भी मदद के लिए नहीं उठ रहा है। कहीं जाने का प्रोग्राम बनाने में तो तीनों ही बहुत तेज रहते हैं, पर जाने से पहले की तैयारी में ना कोई हाथ बटाने को तैयार होता है और ना ही वापस आने के बाद फैले कामों को समेटने में। बस अब बहुत हो गया। ये सब मेरे सीधेपन का ही नतीजा है। मैं तो हर एक की सुविधा के लिए खटती रहती हूँ, पर इन्हें मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं रहती। अब तो इन्हें इनकी गलती और घर के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास कराना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए मैं कमरे में पहुँच गई। मैं भी तुम सबके साथ ही लंबा सफ़र करके आई हूँ। मैं भी इंसान हूँ, इसलिए थकान मुझे भी होती है, पर तुम लोगों के हिसाब से आराम करने का हक मुझे नहीं है। तुम लोगों की सोच यह है कि बाहर बिखरे सारे काम निपटाना मुझ अकेली की जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने भी अब तय कर लिया है कि अब आगे से तुम लोगों के साथ कहीं भी आने जाने का प्रोग्राम नहीं बनाऊंगी। प्रोग्राम बनाने में तो तुम तीनों आगे रहते हो, पर जाने के समय की तैयारी में ना कोई हाथ बटाने को तैयार होता है और ना ही आने के बाद बिखरे कामों को समेटने में। जाते वक्त अपने कपड़े तक छांट कर नहीं देते हो तुम सब कि कौन कौन से रखूं। ऊपर से वहां पहुंचकर नखरे दिखाते हो कि मम्मा यह शर्ट क्यों रख ली, यह तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यह जीन्स क्यों रख ली, यह तो टाइट होती है। वापस आने के बाद इस समय कितने काम हैं करने को, जिनमें तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो, पर तुम में से किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तुम सबको आराम चाहिए, तुम सबको एसी चाहिए, पर क्या मुझे जरूरत महसूस नहीं हो रही इन चीजों की? मेरी बात का तीनों पर तुरंत असर पड़ा। गौरव तुरंत टीवी बंद करके उठ गया। पति भी एसी बंद कर बाहर आ गए। उन दोनों की देखा देखी छोटा भी अनमना सा चादर फेंककर हॉल में आकर खड़ा हो गया। तीनों ही अपने करने लायक काम की तलाश में इधर उधर नजर डाल ही रहे थे कि अचानक मेरा सेलफोन बज उठा। गुस्से की वजह से मेरा फोन उठाने का मन नहीं कर रहा था, पर मम्मी का नाम देखकर फोन उठाने को मजबूर हो गई। हेलो बबीता, तुझे खुशखबरी देनी थी। आयुष की शादी पक्की हो गई है। लड़की वाले अभी यहीं बैठे हैं। हम सगाई और शादी की तारीख तय कर रहे हैं। तय होते ही तुम्हें दोबारा फ़ोन करूंगी। तारीख बहुत जल्दी की तय करेंगे, इसीलिए बस तुम फटाफट आने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जब तक तुम नहीं आओगी मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी। कहकर मम्मी ने फ़ोन रख दिया। मम्मी के फोन रखते ही मैं चहक उठी। सुनो, आयुष की शादी पक्की हो गई है और शादी की बहुत जल्द की तारीख भी निकलने वाली है। मम्मी ने हमें तैयारी शुरू कर देने को कहा है। पर मम्मा, आप जाएंगी क्या मामा की शादी में? छोटे बेटे ने बड़ी मासूमियत से कहा। हाँ, क्यों नहीं जाऊंगी। क्या तुम लोगों को नहीं जाना मामा की शादी में? मैंने आश्चर्य से ऋतिक की ओर देखा। जाना तो था, पर अभी अभी तो आपने भीष्म प्रतिज्ञा की है कि आप अब हम लोगों के साथ कहीं आने जाने का प्रोग्राम नहीं बनाएंगी। तो मैं नानी को फोन करके बता देता हूँ कि मम्मा की शादी में नहीं आ पाएंगी। आप हम लोगों का इंतजार ना करें। बस फिर क्या था, अपूर्व को भी मौका मिल गया बच्चों के साथ मिलकर मेरी टांग खींचने का। उन्होंने ऋतिक के हाथ से फोन ले लिया और कहने लगे कि बेटा, मेरे होते हुए तुम नानी को यह खबर दो। कुछ ठीक नहीं लगता। लाओ, मैं ठीक से समझाकर बता देता हूँ नानी को कि वे अपनी दुलारी प्यारी बेटी का इंतजार ना करें। शादी में थोड़ी देर पहले ही मेरे गुस्से का जो असर तीनों पर पड़ा था और तीनों ही मेरी मदद के लिए आ गए थे, उस पर मम्मी के फोन से सारा पानी फिर गया। मेरा मूड अच्छा हुआ। देख, थोड़ा बहुत इधर उधर करके दोबारा फिर सब टीवी के सामने जा बैठे। अब दोबारा चीखने चिल्लाने के बजाय मैंने अकेले ही काम में जुट जाना बेहतर समझा। दूसरे दिन से अपूर्व अपने ऑफिस और बच्चे स्कूल में व्यस्त हो गए। मैं भी बिखरे काम समेटने के साथ साथ आयुष की शादी की कल्पना में जुट गई। लेकिन जब आयुष की शादी में जाने और शादी की तैयारी के बारे में सोचना शुरू किया, तो जाने के पहले की तैयारी
और आने के बाद के बिखरे काम के बारे में सोचकर मेरा मानसिक तनाव फिर से बढ़ गया। अपूर्व और बच्चों के असहयोगात्मक रवैये के कारण कहीं आने जाने के नाम पर सचमुच मुझे घबराहट होने लगी थी। मुझे दिलो जान से चाहने वाले मेरे पति और बच्चे कहीं भी आने जाने की तैयारी में कोई भी मदद नहीं करते थे। सबसे अधिक परेशानी मुझे होती है सबके कपड़ों के चयन में। कब और किस अवसर पर तीनों कौन कौन से कपड़े पहनेंगे, यह भी मुझे अकेले ही तय करना पड़ता है। बच्चों को साथ बाजार चलकर पसंद के कपड़े लेने को कहती हूँ तो जवाब मिलता है, प्लीज़ मम्मा तुम ले आओ, हमें शॉपिंग पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब कहती हूँ कि बेटा मुझे तुम लोगों की पसंद नापसंद समझ में नहीं आती है, तो कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पर फोटो भेज देना, हम बता देंगे कि पसंद है या नहीं। मैं जब हार कर अपनी पसंद के कपड़े ले जाती तो कभी किसी को रंग पसंद नहीं आता तो कभी डिज़ाइन। मैं गुस्सा होकर कहती, इसीलिए कहती हूँ कि अपने कपड़े खरीदने मेरे साथ चला करो, पर कोई मेरी बात नहीं मानता। अब कल चलो मेरे साथ और इन्हें बदलकर अपनी पसंद के लेना। उन्हें क्या पता कि माँ जब तक अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं पहना लेती, खुद अपने तन पर नए कपड़े नहीं डालती। बच्चों का पहनावा और संस्कार माँ की परवरिश और सुघड़ता को उजागर करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे और पति का पहनावा हर अवसर पर सलीकेदार हो, इसका मैं विशेष ध्यान रखती हूँ। बच्चे छोटे थे तो ठीक था, जो भी खरीद कर लाती थी खुशी खुशी पहन लेते थे, पर बड़े हो जाने पर पहनते वही हैं जो उन्हें पूरी तरह से पसंद हो। मगर शॉपिंग के लिए साथ हरगिज नहीं जाएंगे। कई बार खींचकर कह बैठती कि तुम दोनों की जगह अगर दो बेटियां होती मेरी, तो वे मेरे साथ शॉपिंग के लिए भी जाती और घर के कामों में मेरा हाथ भी बटाती। सबसे अधिक असमंजस और परेशानी वाली स्थिति मेरे लिए तब बन जाती है जब कहीं जाने पर वहां पहुंचकर दूसरे तीसरे दिन पहनने के लिए कपड़े निकाल कर देती हूँ और वे ये कहकर पहनने से इनकार कर देते हैं कि यह तो अब टाइट होने लगा है या इसकी तो चेन खराब है। तब मेरे पास अपना सिर पीटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। कई बार तो इस वजह से नई जगह में मुझे टेलर और कपड़ों की दुकान तक के चक्कर लगाने पड़ गए थे। मैंने मन ही मन तय किया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इन्हें मेरी स्थिति का अंदाज़ा लगे और ये अपनी जिम्मेदारियां समझने लगे। मैंने मन ही मन प्लान बनाया और फिर उस पर अमल करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि इकलौते साले और इकलौते मामा की शादी के लिए अपूर्व और बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं। साथ ही उन्हें मेरे उत्साह का भी अंदाज़ा है। बस इसी बात को हथियार बनाकर मैं अपने प्लान पर अमल करने में जुट गई। आयुष की शादी 1 महीने बाद होनी तय हुई थी, इसलिए मुझे तैयारी ज़्यादा करनी थी और समय कम था। मैंने तय यह किया कि मैं अपूर्व के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद बाजार जाऊंगी, पर मैं शादी के लिए कोई तैयारी कर रही हूँ इसकी भनक तीनों को नहीं लगने दूंगी। खरीदे सारे कपड़े और बाकी सारा सामान मैं लाने के बाद अलमारियों में रख देती। सबके सामने सामान्य रहने का नाटक करती। शादी के प्रति ना ही सबके सामने अपनी खुशी और उत्साह को प्रकट करती और ना ही शादी की कोई चर्चा उनके सामने करती। 10-15 दिन तो सभी अपने अपने काम में मशगूल रहे। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मैं शादी के मसले पर शांत बैठी हूँ। फिर एक दिन डिनर पर अपूर्व ने जब शादी का जिक्र छेड़ा तो मेरी ठंडी प्रतिक्रिया ने सब कुछ चौकन्ना कर दिया। मैंने कनखियों से देखा कि तीनों की सवालिया नजरें एक दूसरे से टकराईं। क्या बात है बबीता, आयुष की शादी के नाम पर तुम इतनी चुपचाप बैठी हो? अभी तक तुमने कोई तैयारी भी शुरू नहीं की। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, मैंने जानबूझकर संक्षिप्त जवाब दिया, पर यह जवाब उनके कान खड़े करने के लिए पर्याप्त था। कोई परेशानी है? मेरी खामोशी से अपूर्व विचलित नजर आए। तीर निशाने पर लगता देख मैं अपने प्लान की कामयाबी के प्रति आश्वस्त होते हुए गंभीर मुद्रा बनाकर बोली, मैं नहीं जा रही शादी में। क्यों, क्या हो गया? तीनों बुरी तरह चौंके। भूल गए मेरी भीष्म प्रतिज्ञा? मैंने ऋतिक की तरफ देखते हुए कहा। अरे मम्मा, मामा की शादी हो जाने दो, फिर ले लेना प्रतिज्ञा। नटखट ऋतिक अपनी शैतानी से बाज नहीं आ रहा था, पर मैंने अपनी हंसी पर पूर्ण नियंत्रण रखा था। मैं सीरियस हूँ, मेरी बात को कॉमेडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहकर मैं जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर प्लेट सिंक में रख
बेडरूम में चली गई। पापा, लगता है मम्मा नाराज़ हैं हम लोगों से। गौरव की फुसफुसाती आवाज़ सुनाई दी मुझे। तुम लोग चिंता ना करो, अगर वह नाराज़ होगी तो मैं संभाल लूँगा, अपूर्व ने बच्चों से कहा। दूसरे ही दिन दोपहर में ऑफिस से अपूर्व का फ़ोन आया। मेरे हेलो बोलते ही कहने लगे, बबीता, आज सोच रहा हूँ शाम को जल्दी घर आ जाऊँ। आयुष की शादी की शॉपिंग कर लेते हैं। मेरी भी सारी पैंट शर्ट्स पुरानी हो गई हैं। 2-4 जोड़ी कपड़े नए ही ले लेता हूँ। और तुम भी अपने लिए नई नई साड़ियाँ ले लो। आखिर इकलौते भाई की शादी है, पुरानी साड़ियाँ थोड़े ही जचेंगी तुम पर। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू रख पाई थी मैं अपूर्व से बात करते समय। सोचने लगी, जब तक प्यार से मिन्नतें करती थी कि अपने अपने कपड़ों की खरीदारी में तो कम से कम मेरा साथ दिया करो तुम सब, तब तक किसी के ऊपर मेरी बात का असर नहीं हुआ। पर ज़रा सी टेढ़ी हुई नहीं कि एक झटके में जिम्मेदारी का एहसास हो गया जनाब को। उधर कॉलेज से आते ही गौरव ने कहा, मम्मा, कल रात मैंने नेट पर सर्च किया, ऑनलाइन बड़ी अच्छी अच्छी शर्ट्स मिल रही हैं। सोच रहा हूँ मामा की शादी के लिए इस बार ऑनलाइन ही कपड़े मंगवा लूँ। ख्वामखा ही तुम्हें हम लोगों के कपड़ों के लिए बाजार के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरा तीर निशाने पर लगा था। अपूर्व और बच्चे दोनों ही अपने अपने कपड़ों के इंतज़ाम में जुट गए तो मुझे भी लगा कि अपना रुख थोड़ा ढीला कर देना चाहिए। एक दिन जब अपूर्व ने सूटकेस निकालकर उसमें कपड़े डालते हुए कपड़े पैक करने की पहल की तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं हंसते हुए बोली, अब बस रहने दो, यह सब काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम लोगों ने अपने कपड़े अपनी पसंद के खरीद लिए और यह तय कर लिया कि किस अवसर पर क्या पहनोगे, यही मेरे लिए बहुत है। कहीं जाने की तैयारी के लिए इससे अधिक की अपेक्षा नहीं करती मैं तुम लोगों से। सच, लोहा जब गर्म हो तब वार करने पर वस्तु को मनपसंद आकार दिया जा सकता है। कहने को उसके पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, दिल्ली जैसे शहर में अपना घर, एक लाइफ पार्टनर, लेकिन फिर भी वह अकेली है। पास बैठे पति से बात करने के बजाय वह सोशल साइट्स पर ऐसा कोई ढूंढती रहती है जिससे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।